वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा। फिर उसके पश्चात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत आवेश और प्रेरित विभव बल को भी जाना था। और लास्ट क्लास में हमने एक जो चालक छड़ होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई थी, और चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने के पश्चात जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसको हमने कैलकुलेट किया था। तो बच्चों, इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं कि अपने पास असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें अपने एक आयताकार पास को यानी कि एक आयताकार भाग होगा, उसको गति करवाएंगे और उसके कारण जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो अपने यहाँ पे दो शर्तें होंगी। एक तो ये कि चुंबकीय क्षेत्र है वो असमान होना चाहिए। असमान का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भिन्न भिन्न होना चाहिए। दूसरा, अपने पास जो भी भाग होगा वो एक आयताकार भाग के रूप में होगा, एक आयताकार आकृति के रूप में चालक पदार्थ होगा, उसको हमें चुंबकीय क्षेत्र में गति करवानी है। तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले अपने असमान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। जैसे हमने इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना कर ली, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, क्रॉस के रूप में है। अब इस के अंदर अपने क्या करेंगे, एक आयताकार पास को रखेंगे। एक आयताकार पास इस प्रकार से हमने रख दिया। ये एक आयताकार पास हो गया, और इस आयताकार पास का अपने नाम दे देंगे ए, बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और इस आयताकार पास की बच्चों हमने लंबाई मान ली स्मॉल एल। लंबाई कितनी मान ली? स्मॉल एल लंबाई मान ली। ओके, ये अपने पास एक आयताकार पास है। जैसा कि आप संरचना के आधार पर देख सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार इसके अंदर से प्रवेश कर रही है, यानी कि इसके अंदर एंटर कर रही है। फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 बल रेखाएं हैं वो इसमें प्रवेश कर रही है। तो इस आकृति का जो फ्लक्स होगा वो 4 बल रेखाओं के कारण होगा। हालांकि ये तो 4 बहुत कम है, हजारों लाखों बल रेखा इतने भाग में से गुजर जाती है। तो इसका एक निश्चित चुंबकीय फ्लक्स हो गया। जब तक इसका चुंबकीय फ्लक्स कांस्टेंट है, यानी कि या तो ये चुंबकीय क्षेत्र चेंज होना चाहिए या फिर ये आयताकार पास गति करना चाहिए, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और फ्लक्स में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विभव बल उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों, इसको भी अपने गति करवाने वाले हैं और गति करवाएंगे v वेग से। मान लो अपने v वेग से इस डायरेक्शन में गति करवाते हैं। यदि आप v वेग से इस दिशा में गति करवाते हो तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये आयताकार पास गति करता हुआ कुछ समय पश्चात कहाँ चला जाएगा, ये जो ए बी भाग है, सपोज दैट गति के पश्चात यहाँ आ गया और इसकी नई लोकेशन आ गई ए डैश बी डैश के रूप में। यानी कि ये आयताकार भाग था, सॉरी ये ए बी तार था, वो गति करता हुआ यहाँ पे आ गया। तो जितनी दूरी इस तार ने तय की है उतनी ही दूरी ये तय कर पाएगा, यानी कि ये फिर जो पास होगा वो इस प्रकार से गति करेगा और ये सी डी पास है वो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा और उसकी नई पोजीशन है वो सी डैश डी डैश के रूप में हमें मिलेगी। कहने का मतलब ये आयताकार आकृति है, तो जितनी दूरी ये तार ए बी करेगा, विस्थापन जितना प्राप्त करेगा उतना ही विस्थापन ये सी डी तार भी करेगा। कहने का मतलब ए से लेके ए डैश तक की दूरी और सी से लेके सी डैश तक की दूरी समान है। और यदि अपने इसको डी टी समय में गति करवाएं तो मान लो कि इसमें जो विस्थापन आया है वो डी एक्स आ गया। तो यहाँ भी विस्थापन बच्चों कितना बनने वाला है? डी एक्स बनने वाला है। अब अपने यहाँ पे इसको गति करवाइए तो जाहिर सी बात है कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को चेंज करो या फिर किसी चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाओ तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ प्रेरित धारा की दिशा क्या बनने वाली है देखेंगे। अपने यहाँ पे क्या लेना है? असमान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। इंपॉर्टेंट बात ये मैंने बोल दिया कि ये पहला चुंबकीय क्षेत्र इस प्रारंभिक भाग में B1 है और दूसरे अंतिम भाग में चुंबकीय क्षेत्र B2 है।
एस मान लेने का मतलब ये होगा कि B1 और B2 है, दो अलग अलग मान के हैं, एक का मान ज़्यादा होना है और एक का मान कम होना है। कोई सा भी एक ज़्यादा मान लो, मैंने B1 को ज़्यादा ले लिया कि B1 इज़ ग्रेटर देन B2 है, इस कंडीशन की अपने बात करेंगे। तो प्रारंभ में यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र, प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है और लास्ट वाले में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो चुका है। ओके, तो हमें करना क्या होगा कि इसको dt समय तक गति करवाई, ये dx दूर तक विस्थापित होगा, लाइकवाइज ये भी dx दूर तक विस्थापित होगा। तो यहाँ पे इस पास के अंदर प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये जो AB भाग है वो इस दिशा में गति करता है, v वेग से हमने इसको गति करवाई है, इस दिशा में गति करता है। तो आप AB तार के अंदर धारा की दिशा को बताइए, प्रेरित धारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकल जाएगी। तो क्या होगा, अंगूठा गति की दिशा को, ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो कि अंदर की ओर है, तो ये जो मध्यमा आएगी वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो AB पास के अंदर धारा बच्चों इस प्रकार से ऊपर की ओर फ्लो करेगी। ओके, CD पास सेम कंडीशन है, उसी दिशा में ये तार है वो गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा इसमें भी उसी दिशा में ऊपर की ओर जाएगी। तो अब आप यहाँ से क्या देखते हो कि AB के कारण यदि आप धारा को देखोगे तो ये बनती है A से B, B से D, C, A, इस दिशा में ये धारा जाना चाहती है, इस AB वाले पास की धारा की यदि अपने बात करें तो। लेकिन CD पास के कारण धारा की बात करें तो CD वाली इस दिशा में जाना चाहती है। कहने का मतलब एक ही बंद परिपथ में धाराएं दो दिशा में आ गई, एक तो AB तार वाले के कारण आ गई और एक ही आ गई CD तार वाले के कारण। लेकिन परिपथ में धारा केवल और केवल एक ही दिशा में संभव है। अब इन दोनों में से कौन सी धारा संभव होगी, जिसका मान ज़्यादा होगा परिणामी धारा उसी के कारण आएगी। अब जो धारा होती है, जैसा कि चालक तार में हमने देखा था कि I बराबर होता है E/R और E का मान होता है बच्चों BLV/R, यानी कि दोनों का वेग समान है दोनों तारों का, यानी कि V तो समान होगा, दोनों तारों की लंबाई भी समान है, L है क्योंकि आयताकार आकृति है। तो B जहाँ ज़्यादा होगा उसके लिए धारा का मान ज़्यादा होगा। तो प्रारंभ में हमने चुंबकीय क्षेत्र को ज़्यादा माना है, तो पहले तार में जो भी धारा प्रवाहित होगी उसका मान ज़्यादा रहने वाला है। यदि मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि भाई इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है, तो I1 धारा का मान ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में है। ओके, I2 का मान कम होगा। तो धारा यदि I1 ज़्यादा है तो परिणामी धारा I1 के कारण ही फ्लो करेगी, यानी कि जो परिणामी धारा बच्चों आने वाली है प्रत्येक तार में वो इस प्रकार से फ्लो करने वाली है। और धारा को हमने कितना मान लिया, I। ये तो बात होगी पूरी कुंडली में धारा की। परिणामी धारा किसके कारण आई, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है उसी कारण परिणामी धारा बनेगी। ओके, अब अपने यहाँ पे ये देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, उसके कारण प्रेरित विभा बल कितना बनेगा। विभा बल हमें ज्ञात करना है तो बच्चों हमें पता है कि विभा बल ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र है अपने पास d∅b/dt। जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि यदि आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना पड़े तो आपको सीधा सा रूल काम में लेना है, E बराबर माइनस का d∅b/dt और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे हमें φb की ज़रूरत पड़ेगी, वैल्यू पुट करते तो मान निकल जाएगा। φb कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप एक साथ यूँ समझ सकते हो कि ये दो तार हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं, एक तार तो AB है एक तार CD है, वो इस प्रकार लंबवत गति कर रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन इन दोनों के कारण होगा। अब पहले तार के कारण कितना फ्लक्स आएगा, पहले तार के कारण यदि हमें फ्लक्स ज्ञात करना है ना, तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, φb बराबर क्या रहता है, B/A रहता है, B/A रहता है। तो इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र और इसके कारण घेरा गया क्षेत्रफल, वो हमें देखना होता है। इंटरेस्टेड बात सुनना अब गौर से कि यहाँ पे दो फ्लक्स होंगे, एक तो इस तार के कारण और एक इस तार के कारण। एक फ्लक्स का मान कम होगा, एक फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। कैसे, हमें बताना ये होगा कि इस परिणामी कुंडली ABCD के फ्लक्स में कमी आएगी या वृद्धि होगी। इस सिचुएशन में परिणामी फ्लक्स में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो तार AB है पहले ये यहाँ पे था, AB तार पहले अधिक चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान था। जैसे जैसे ये आगे की ओर गति करेगा ये कम चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार CD तार भी लगातार आगे करेगा, ये भी और कम चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि ये जो अपना ABCD पास है वो कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील हो रहा है। तो अब क्या होगा कि जैसे इसके अंदर से पहले एक हजार बल रेखाएं गुजर रही थी, तो जैसे जैसे ये पास AB आगे की ओर गति करेगा
चलो मैं यहाँ पे आपको ढंग से समझा देता हूँ। इस प्रकार से अपने ये चुंबकीय क्षेत्र हो चुका है, B1 चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा ले लिया, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र हमें कम प्राप्त करना है। इसको आप क्लियर देख सकते हो कि प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है और अंत में चुंबकीय क्षेत्र कम है। तो ये आयताकार पास बच्चों इस प्रकार से था, ऐसा सिस्टम था। अभी आप काउंट कर सकते हो 15-20 बल रेखाएं आपको नजर आ रही है, लेकिन इस पास को जब आप आगे गति करवा दोगे और ये पास बच्चों यहाँ पहुँच जाएगा, ओके, यहाँ पहुँच गया फाइनल पोजीशन, समझ रहे हो बात को। तो अब इस फाइनल पोजीशन में जो बल रेखाएं गुजर रही हैं वो पहले वाले की तुलना में कम होंगी या ज़्यादा? कम होंगी। क्यों? क्योंकि पहले ये जो तार AB था, AB भाग था, वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र में था। जब ये लगातार आगे की ओर गति करता है तो आगे की ओर गति करने के कारण इसके पीछे जो सघन बल रेखाएं हैं वो पीछे छूटती जाती हैं और आगे वाला पास बल रेखाओं को ग्रहण करता रहता है। ये आगे जाएगा तो बल रेखाएं ज़्यादा गुजरना शुरू होंगी इसके अंदर से, और ये इस प्रकार आगे आएगा तो इसके पीछे कुछ बल रेखाएं छूटेंगी। कहने का मतलब कि इस AB भाग के कारण चुंबकीय फ्लक्स में कमी आती है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। अब ये क्या करेगा भाग CD, ये CD भाग आगे लगातार बढ़ रहा है तो इसके इस भाग के अंदर CD के कारण तो और अधिक बल रेखाएं एंटर कर रही है। जैसे कि ये भाग है, यदि अपने ये जो बल रेखाएं हैं यदि अपने इसको थोड़ा और आगे खिसका दें तो ये फिर अपने इस आयताकार पास के अंदर आ जाएंगी, आगे और खिसका दे तो आगे की बल रेखाएं भी आयताकार पास के अंदर समाहित हो जाएंगी। तो CD पास तो आगे बढ़ रहा है, उसके कारण तो बल रेखाएं इसमें ज़्यादा प्रवेश कर रही हैं, यानी कि फ्लक्स में वृद्धि होने का प्रयत्न हो रहा है। लेकिन ये जो AB पास धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसके पीछे पीछे बल रेखाएं छूटती जाती हैं, यानी कि इस AB पास के कारण बल रेखाओं के मान में कमी आती है। तो सीधी सी बात होती है कि AB पास के कारण तो बल रेखाओं के मान में कमी आती है, यानी कि फ्लक्स में कमी आती है, और CD पास के कारण फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कमी आ रही है उसका मान ज़्यादा है, क्योंकि बल रेखाएं ज़्यादा पीछे छूट रही है, आगे एंटर करने वाली बल रेखाएं कम है। तो यहाँ पे परिणामी AB के कारण कमी, CD के कारण वृद्धि। AB के कारण जितनी कमी आएगी उतनी वृद्धि CD के द्वारा नहीं हो पाएगी, यानी कि फाइनली लॉस होने वाला है बल रेखाओं का, फाइनली नुकसान होने वाला है, यानी कि फ्लक्स में कमी आनी है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो चुकी है। तो चलो फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ उसकी अपने बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना होगा, अब AB पास के कारण फ्लक्स में कमी, AB के कारण फ्लक्स में कमी कितनी होगी? फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? φB, ठीक है। φB का सूत्र क्या होता है? B इंटू ए, आगे कोस थीटा होता है, थीटा का मान 0 डिग्री बनेगा जैसा कि हमने कल देखा था। तो यहाँ से AB पास है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, फ्लक्स को भी आप B1 मान लोगे। तो यहाँ बच्चों क्षेत्रफल कितना होगा? इस पास के कारण घेरा गया क्षेत्रफल ये आएगा AB, B डैश, A डैश। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना बनने वाला है? L लंबाई है, dx विस्थापन है, तो क्षेत्रफल भी बच्चों यहाँ से ये dA बनने वाला है, और dA के कारण फ्लक्स d फाई B1 बनेगा। तो d फाई B1 बराबर क्या आएगा? B1 क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? L तो लंबाई है, चौड़ाई इसकी dx बन जाएगी, यानी कि B1L dx। ये पहले AB पास के कारण फ्लक्स में कमी आ गई। CD पास के कारण फ्लक्स में वृद्धि होगी, CD के कारण फ्लक्स में वृद्धि कितनी होगी भाई? इसको आप d फाई B2 मान लो, सूत्र तो वही होने वाला है, B2 इंटू DA, और d फाई B2 इज इक्वल, क्योंकि ये पास B2 चुंबकीय क्षेत्र में ना B2 बन जाएगा। तो DA लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई L है, चौड़ाई dx है, तो L dx, इस आयताकार भाग की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया बच्चों क्या? फ्लक्स में वृद्धि, फ्लक्स में कमी, फ्लक्स में वृद्धि, परिणामी फ्लक्स कितना बन जाएगा? d फाई B बराबर आप कैसे ज्ञात कर पाओगे? अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक को घटा दो, यानी कि d फाई B2 माइनस d फाई B1, और यहाँ से ये d फाई B बराबर क्या बनेगा? B2 L dx माइनस B1 L dx, इतना काम निकल के आ गया। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों क्या? फ्लक्स d फाई B का मान, ठीक है।
तो अब अपने यहाँ से ये जो आपको dx विस्थापन नज़र आ रहा है, ये एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी हमने बच्चों dx ली है, तो चाल कितनी है, v है, समय कितना लगाया था, dt समय तक गति करवाई थी, तो dx का मान कितना होगा, v dt होगा। तो यहाँ dx के स्थान पे आप आसानी से v dt वैल्यू पुट कर दोगे। l dx यहाँ पे पहले कॉमन आ रहा है, ये b2 माइनस b1 हो जाएगा, और dx के स्थान पे लिख दोगे v dt। तो यहाँ d फाई b बराबर फाइनली बच्चों क्या बन जाएगा, एल वी डी टी, और ये आ जाता है b2 माइनस b1। और अब इसको सोल्व कर लो, dt को पहुंचा दो उसके भाग में, तो ये बन जाएगा d फाई b अपॉन डी टी इज इक्वल बचेगा एल वी b2 माइनस b1। समीकरण नंबर 3 आ चुकी है, d फाई b अपॉन डी टी का मान आ गया है। v वाबल ज्ञात करना था, अतः v वाबल, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, माइनस का d फाई b बटे में dt। यहाँ से हमें फाई b नहीं, पूरी वैल्यू ही प्राप्त हो गई है, d फाई b बटे dt पूरे का ही मान प्राप्त हो गया है। तो ये समीकरण 3 से आप पूरे की वैल्यू पुट कर दें, तो एल वी ये बन जाता है b2 माइनस b1। माइनस को बच्चों अंदर ले चलो, तो ये हो जाएगा एल वी b1 माइनस b2, और समीकरण नंबर 4 ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो सिंपल सी रामायण हमने किया क्या है कि दो पास थे इस बार। कल तो हमने बात की थी कि एकल तार था, उसके कारण आपने फ्लक्स देखा था, यहाँ पे पूरा आयताकार पास हो गया। तो ऐसा कह सकते हो कि दो तार समांतर रूप से एक साथ गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के फ्लक्स बनेंगे, इसके कारण तो फ्लक्स में कमी आती है। सूत्र वही लगाया है मैंने, b इंटू डी ए वाला, और यहाँ पे डी ए लंबाई इंटू चौड़ाई है, और सेम वही सिचुएशन बन के आई है। तो परिणामी मान निकाल दिया, ए के कारण फ्लक्स में वृद्धि होती है, ए के कारण कमी होती है, तो परिणामी मान निकल के आ गया, और वही परिणामी मान हमने ई के सूत्र में पुट किया था, तो अपने पास ई का मान निकल के आ गया था। तो बच्चों ये कंडीशन थी अपने पास की असमान चुंबकीय क्षेत्र हो, और उसमें अपने एक आयताकार पास को गति करवाते हैं, तो चुंबकीय प्रेरित विभव बल कितना बनता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस लेसन में जितने भी प्रेरित विभव बल ज्ञात करने के जो भी डेरिवेशन होगी, उसके लिए केवल और केवल ये एक कॉमन फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि डी फाई बी बटे में डी टी, या फिर यूँ कह लो फाई बी हमें ज्ञात करना होता है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकल के आ जाता है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।